देख रहे हैं और मेरा आवाज भी सुन रहे हैं। पावर पॉइंट की मदद से मैं आपके साथ आज बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं और जो हमारा विषय है, ये विषय मैंने आपके सामने रखा हुआ है। आप मुझे भरोसा है कि आप उसे देख रहे हैं। जो मेरा आज का जो विषय है, वो विषय है कि कुछ परदेशी संस्थाएं, कुछ परदेशी एनजीओज, कुछ प्रदेश में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो, कुछ वहाँ के थिंक टैंक हमारी देश के बारे में कुछ उल्टी सुल्टी बातें करते रहते हैं और उसके बाद हमारे देश के बारे में जो इंटरनल हमारे इश्यूज है इसके अंदर इंटरफियर करते हैं। तो क्या ये सही है और सही नहीं है, तो हम उसे उनको विरोध करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो हमारा विषय है कि हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे के ऊपर थे। इस दौरे के अंदर 2 दिन की ये ट्रिप थी। तो इस ट्रिप के अंदर जो फायदे हुए, एग्जैक्टली फायदे क्या हुए, इसका हम बातचीत करेंगे। क्योंकि फॉरेन ट्रिप तो हो जाती है, लेकिन देश को उसका कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। बहुत सारा फायदा होगा हमारे ईशान्य भारत को, तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके सिवाय तीसरा मेरा विषय है कि सुएज कैनाल, जो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये है सुएज कैनाल। इसको आप देखेंगे। शायद ये कलर को मैं जरा थोड़ी सी लाल करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये है ये जो नजर आ रहा है, ये है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल, ये हमारा देश आपको नजर आ रहा है और यहाँ से समुद्री रास्ते जो है वो यहाँ से जाते हैं, जो बाद में चले जाते हैं मेडिटेरियन सी के अंदर, और उसके बाद ये जाते हैं यूरोप और उसके आगे भी। तो ये अभी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि वहां पे एक शिप है, वो थोड़ा डिसबैलेंस हुआ है, अनबैलेंस्ड हो गया है और उसने सुएज कैनाल को ब्लॉक किया है। क्या ये घातपात है जो चाइना ने किया है? इसके बारे में भी हम बातचीत जरूर करेंगे। इसके सिवाय जो मेरा लास्ट विषय होगा वो आपको नीचे दिया गया हुआ है कि हमारे देश में कुछ अच्छी चीजें होती है, लेकिन इस अच्छी चीजों के बारे में मीडिया में ज्यादा जानकारी नहीं आती। तो इसे थोड़े से हम देने की कोशिश करेंगे। मैं आगे जाता हूँ। जब ये आरोप पॉइंट करते हैं तो उसके बाद जो स्लाइड्स है वो मूव करने में थोड़ी सी तकलीफ देती है। कोई बात नहीं, थोड़ा आस्ते जाएगा। ओके, तो आज का मेरा विषय आपके सामने है कि परदेशी संस्थाएं, परदेशी विचार मंच, कुछ राजकीय पक्ष भारत के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, क्या वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। दूसरा बांग्लादेश का दौरा, तीसरा सुएज कैनाल, और चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो ये है कि हमारी जो नेवी है, इस नेवी के अंदर हम अभी 6 या 7 न्यूक्लियर प्रोपेल्ड जो सबमरीन्स है ये तैयार कर रहे हैं। तो इसका हमारे लिए क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। ओके, तो ये सब चारों विषय है जिसके ऊपर आज हमारा बातचीत होगा। हम शुरुआत अर्थात करते हैं। पहला विषय जो है कि जो परदेशी संस्थाएं है जो हमारे देश के अंदर इंटरफियर करती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या परदेशी कुछ न्यूज़पेपर्स हो या कुछ परदेशी पॉलिटिकल पार्टीज हो या कुछ परदेशी थिंक टैंक्स हो। यहाँ पे मैंने एक सेइंग रखा हुआ है कि दुष्प्रचार करने वाली जो 4 न्यूज़पेपर्स होती है या टीवी चैनल्स होती है या सोशल मीडिया होता है, ये 10,000 शत्रु सैनिकों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। होता क्या है कि हमारी जो भारत की मीडिया है, वो प्रिंट मीडिया हो या कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर है या कुछ काफी सारे सोशल मीडिया के ऊपर है, वो उन्हीं चीजों को हाईलाइट करते हैं जो उनके विचार सरणी के मुताबिक होता है। यानी कि उनका काम होता है
कि हर समय हमारे देश को यानी भारत को या इंडिया को या हिंदुस्तान को हमेशा बदनाम करना, ये दिखाना कि यहाँ पे कोई भी जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज होती ही नहीं है, जो बिल्कुल एक गलत बात है। ऐसी बात नहीं है। इस देश में अच्छी चीज भी होती है, लेकिन इसे मीडिया हाईलाइट करती नहीं है, यही मेन प्रॉब्लम है। तो हम इस विषय के ऊपर तो ये जो सभी जो विषय है इसके ऊपर हम जरूर बातचीत करेंगे। मैं आगे जाता हूँ। शुरुआत पहले हम करते हैं कि ये जो न्यूज़पेपर्स, ये जो दुनिया के देश है उसमें से कुछ लोग हैं वो भारत के बारे में बुरी बातचीत क्यों करते हैं, और हमारे मीडिया के कुछ न्यूज़पेपर्स उनको फर्स्ट पेज के ऊपर क्यों देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पोर्नोग्राफिक स्टार थी, जिन्होंने फार्मर्स एजिटेशन के बारे में कुछ बोला, उसे उसके बारे में क्या ज्ञान है, लेकिन उसे फ्रंट पेज पे लाया गया। एक 12 साल की बच्ची जिसने कुछ कहा, वो न्यूज़पेपर के साथ, न्यूज़पेपर की जो थिंकिंग है इसके साथ मैच हो रहा था, इसलिए उसे हाईलाइट किया गया। इसके सिवाय मैं 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करता हूँ। कनाडा में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो खालिस्तान की समर्थक है, तो वो जो करते हैं वो उसे न्यूज़पेपर में हाईलाइट किया जाता है। कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड है। अभी देखिए, कनाडा एक ऐसा देश है, इसे कोई दुनिया में कोई पूछता नहीं है। उनकी इकोनॉमी का हाल बड़ा खराब है। उनको चाइना ने पूरी तरह से घेर के रखा हुआ है। वही हाल इंग्लैंड का हुआ है। उनके जो आपस में रॉयल फैमिलीज में जो गड़बड़ चल रही है उससे वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, लेकिन उनके कुछ सदस्य है जो पार्लियामेंट में हमारे देश के बारे में बात करते हैं कि 370 कलम आपने क्यों हटाया, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट आपने क्यों पास किया, या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स आपने क्यों उसके बारे में ये कहा। इस प्रकार की जो बातचीत है वो शुरू करते हैं। तो अभी बात, इम्पोर्टेंट बात अभी इसमें ये है कि क्या इनको ये बोलने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं। क्या हम हमारे पार्लियामेंट में एक ये पास कर सकते हैं कि कनाडा के अंदर खालिस्तान नाम का एक प्रांत तैयार कर दीजिए, क्योंकि वहां पे कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स है? क्या हम इंग्लैंड को बोल सकते हैं कि आयरलैंड नाम का जो आपका एक प्रांत है वो आपसे अलग होना चाहता है? और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी देश के जो लोग है, मीडिया है, इन इस प्रकार की ये जो कुछ लोग हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, इसे हाईलाइट क्यों करता है? क्योंकि मीडिया का अपना खुद का एजेंडा होता है। तो हमने करना क्या चाहिए? आपको मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल बताऊंगा चाइना के बारे में, ताकि चाइना के बारे में, चाइना का जो ऊपर वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे कि ये हिस्सा है चाइना का, जहाँ मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि जहाँ पे उनका जो प्रांत है शिनजियांग, वो है जिसकी पॉपुलेशन जो है मुस्लिम है। अभी इसमें से 20 लाख लोगों को चाइना ने जेल में डाल के रखा हुआ है। तो अभी यूरोपियन यूनियन ने पहली बार थोड़ा सा स्पाइन दिखाने की कोशिश की और चाइना को बोला कि अगर आप इतना ह्यूमन राइट वायलेशंस करते हैं तो हम ये नहीं मानेंगे, हम आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस डालेंगे। और तुरंत चाइना ने क्या किया कि जिन देशों के, जिस संस्था ने ये किया, एक इंग्लैंड की संस्था थी, एक कनाडा की थी, क्या इन संस्था को जो चाइना है उन्होंने उनका वीजा कैंसिल किया है और उनको चाइना का एक दुश्मन के तौर पे मार्क किया हुआ है। यानी कि वो देश, यानी कि वो संस्था के सदस्य, वो संस्था के अध्यक्ष अभी चाइना या चाइना सपोर्टेड जो बाकी के देश है वहां जा नहीं पाएंगे। यानी कि चाइना ने उनको चाइना का दुश्मन नंबर 1 करके क्लासिफाई किया हुआ है। क्या हम इस प्रकार से ये जो कनाडा के कुछ पॉलिटिकल लोग हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, भारत में आने से उनको रोक सकते हैं? कुछ इंग्लैंड के लोग हैं जो इस प्रकार की बातचीत करते हैं, क्या हम उनका एनआरआई का जो उनका हिस्सा जो डॉक्यूमेंट है, क्या हम उसे कैंसिल कर सकते हैं? तो इसके ऊपर हमने सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये देश सोचते हैं कि वो भारत के बारे में कुछ भी बोलेंगे और सभी लोग उसे सुनते रहेंगे। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस प्रकार की
कुछ इकोनॉमिक रेटिंग वाली एजेंसीज होती है, वो कभी हमारी इकोनॉमी को डाउनग्रेड कर देती है। चाइना की इकोनॉमी जो बहुत ही ओपेक है, वहां पे अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। उनके बारे में बातचीत करने के लिए ये डरते हैं, ये मूडीज हो या वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या ये हो, क्योंकि चाइना उन्हें अपने जो फाइनेंशियल ताकत है उसके मदद से उनको डोमिनेट करने की कोशिश करता है और वो चुप बैठ जाते हैं। तो क्या हम हमारे देश में कोई इकोनॉमिक एजेंसी तैयार नहीं कर सकते हैं जिन्होंने वर्ल्ड की पूरी कंट्रीज को रेटिंग देना चाहिए? पाकिस्तान का को रेटिंग दो, नॉर्थ कोरिया को रेटिंग दो, चाइना को रेटिंग दो, हमारे देश को रेटिंग दो, और जिस तरीके से हम रेटिंग दे रहे हैं ये हाईलाइट करो कि भैया देखो, हमने आपको रेटिंग दिया है क्योंकि आपकी इकोनॉमी की आप जो खबर हमें मिलनी चाहिए वो आप बताते नहीं है। आपका इंपोर्ट कितना है, आपका एक्सपोर्ट कितना है, क्या आपकी करेंसी ओपन डोमेन में अवेलेबल है कि नहीं, क्या आपकी मीडिया फ्री है कि नहीं, क्या आप जो सोशल मीडिया है वो फ्री है कि नहीं। तो इनकी जो फ्रीडम होती है इसके ऊपर हमारी संस्थाओं ने भाष्य करना चाहिए। लेकिन हम इतने इनवर्ड लुकिंग देश है कि इस प्रकार की सोच कि हम दुनिया को रेट कर सकते हैं उनके ह्यूमन राइट वायलेशन से हम दुनिया को रेट कर सकते हैं उनकी इकोनॉमिक माइट से, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। तो समय आ गया है कि हमारे देश में कुछ वर्ल्ड क्लास थिंक टैंक्स बनाए जाए, कुछ वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाई जाए, जिससे हम पूरी दुनिया को एडवाइस कर सके कि क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं या कौन सा वो खराब काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। मैं यहीं पे ये मैप है इसलिए मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स जो वाया सुएज कैनाल मेडिटेरेनियन में जाते हैं वो अभी फंसे हुए हैं, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके सिवाय अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो बांग्लादेश की विजिट के ऊपर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी ये आपको एक देश नजर आ रहा है जिसका नाम है फिलीपींस। ये अभी लाइमलाइट में इसलिए है कि चाइना की दादागिरी जो चाइना कर रहा था लद्दाख में, हमने उनकी वहां पे पिटाई कर दी, उसके बाद वो वहां से भाग गए। लेकिन अभी उनकी दादागिरी शुरू हुई है साउथ चाइना समुंदर के अंदर, और फिलीपींस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पे 250 जो बोट्स चाइनीज है वो फिशिंग बोट आके बैठी हुई है। बोट तो दिखाने के लिए फिशिंग है, लेकिन वहां पे सिविलियन कपड़ों के अंदर चाइना के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और वो वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। फिलीपींस उसको रिक्वेस्ट कर जा रहा है, लेकिन लेकिन फिलीपींस उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन नहीं करता, क्योंकि भारत छोड़ के कोई भी देश नहीं है जो चाइना के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करने की सोचता है। तो अभी फिलीपींस के बाउंड्री के अंदर चाइनीज आके बैठे हुए हैं। दूसरा देश के बारे में जिसके बारे में अभी मैं तुरंत बात करना चाहूंगा वो है ताइवान। आप देखिए ताइवान चाइना से बहुत दूर है। पिछले 4 दिन में काफी बार चाइनीज एयरफोर्स के 25 या 30 एरोप्लेन्स ने ताइवान की जो हवाई हद है इसमें प्रवेश किया है और उनका जो सार्वभौमत्व है उसे भंग किया है। लेकिन खैर चाइना इस प्रकार से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता रहेगा। क्या उनकी ताइवान के ऊपर हमला करने की हिम्मत है? तो उसका शॉर्ट आंसर है कि अभी तक तो वो हिम्मत दिखा नहीं रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन सडनली चाइना ताइवान के ऊपर हमला करेगा और उसे कैप्चर करने की कोशिश करेगा। मैं मेरी असेसमेंट आपको यहाँ पे दे सकता हूँ कि ताइवान ने अपने डिफेंसेस जो है वो काफी मजबूत किए हैं। इसलिए अगर एम्फीबियस लैंडिंग का इस्तेमाल करके अगर चाइना से ताइवान के ऊपर चाइना हमला करना चाहता है तो उनके लिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी। मैं नेक्स्ट मुद्दों के ऊपर आ जाता हूँ। वो है कि जापान का जो एरिया है वहां पर भी चाइनीज की जो एनक्रोचमेंट है ये शुरू है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी हम ताइवान के साथ अच्छा टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन कर रहे हैं। ताइवान की एक बहुत बड़ी
चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे देश में प्लांट लगा रही है, क्योंकि ताइवान टेक्नोलॉजिकली काफी सुपीरियर देश है। और अगर हमने टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव करना है तो ताइवान का मदद लेते हैं मेक इन इंडिया के लिए, तो हम फास्ट फॉरवर्ड जा सकते हैं। और सेम बात है जापान के बारे में। मैं अभी आगे जाता हूं, आगे आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि दुनिया के कुछ लोग जो अभी जिनको कोई दुनिया में कोई पूछता नहीं है, उसमें से मैं हाईलाइट करूंगा कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे यूरोप बोलते हैं, लेकिन इस यूरोप की अभी कोई इकोनॉमिक ताकत ही नहीं रही है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन बाहर निकला हुआ है, इनकी इकोनॉमिक पावर काफी कम हो गई है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि चाइना ने यूरोप की इकोनॉमी के अंदर इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन किया हुआ है कि पूरे इन देशों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में शिफ्ट हो गई है। इकोनॉमिक डिक्लाइन है, पॉपुलेशन उनकी एजिंग है, वहां पे कुछ उनकी इकोनॉमी अभी डिपेंडेंट है केवल टूरिस्ट के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर, और अभी कोरोना के कारण ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो ये देश फिर करते क्या है कि अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए काफी बार दूसरे देशों के बारे में बातचीत करते हैं, जैसे हमारे देश के बारे में। तो उनको ये बोलना चाहिए, आप अपने खुद के बारे में पहले अंदर देखो, हमारे बारे में बात मत करो। दूसरा जो है कि कुछ यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज है, मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक ये ऐसी बॉडी है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि इन्होंने क्या उल्टा काम किया है इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। लेकिन एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब हमारी वैक्सीनेशन तैयार हुई तो WHO उसे ओके करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एक वर्ल्ड बॉडी है, मेडिकल के ऊपर उनका नजर है। तो जब वो बोलते हैं कि ये वैक्सीन अच्छा है तो इससे दुनिया उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं था। लेकिन उनके बावजूद हमने इस वर्ल्ड बॉडी को बाईपास कर दिया और आज 80 देशों में हमारे जो वैक्सीन है वो जा रहा है। अभी तक तकरीबन 3 करोड़ भारतीयों ने वैक्सीन लिया हुआ है। इतना ही नहीं तो अभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि शायद कोरोना की सेकंड वेव शुरू हो गई है। तो एक ये समय आ गया है कि हम ईच इंडिविजुअल ने खुद को देश का एक सैनिक समझना चाहिए और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से मूव करना चाहिए। क्योंकि जितने हम ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं करते हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये बढ़ सकता है। तो हमने केयरफुल रहने की जरूरत है। और आपको पता ही है कि 1 अप्रैल के बाद अबाउ 45 के जो लोग हैं इनके लिए भी वैक्सीनेशन खुल रहा है। अभी भी 10-15% लोग हैं जो वैक्सीन लेने के लिए डरते हैं। मैंने खुद ने वैक्सीन लिया हुआ है, काफी सारे लोगों ने लिया हुआ है, डरने की बात नहीं है। इंडियन वैक्सीन ये बहुत ही अच्छा है। सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, इन्होंने जो वैक्सीन बना हुआ है ये 80 देशों के लोग इससे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिसे भी जो भी अफेक्टेड है, यानी कि अबाउ 60 की जो पॉपुलेशन है, इन्होंने जल्दी से जल्दी वैक्सीन लेनी चाहिए ताकि आप इस कोरोना वायरस या चाइनीज वायरस के साथ से सेफ हो जाएंगे। और जब तक सवाल है ये जो वर्ल्ड एनजीओ, जो दुनिया के काफी सारी एनजीओज है जो हमारे बारे में बुरी बात करती है, तो इन एनजीओज को हमने एक क्लासिफाई करना चाहिए, एनिमीज ऑफ इंडिया, और उनको हमारे देश में किसी भी तरीके से अंदर आने के लिए बिल्कुल रोकना चाहिए। और अगर उनकी कोई इंडिया में ब्रांच है तो उसे भी हमने रोकना चाहिए। मैं आगे जाता हूँ। ये देखिए कुछ जो शिपिंग रूट्स है, और शिपिंग रूट्स के पास जहां से वर्ल्ड का ट्रेड चलता है, आपको पता है कि 90% दुनिया का ट्रेड समुद्र से जाता है। और यही है कि चोक पॉइंट जो है, सुएज कैनाल, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये रूट सभी इकट्ठे होके यहाँ से सुएज कैनाल में जाते हैं। और सुएज कैनाल ये जो है वो रेड सी को और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। यहाँ पे एक शिप है जिसका क्रू इंडियन है तो ताइवान का, जो सुएज कैनाल को ब्लॉक करके रखा हुआ है। क्या ये चाइनीज ने किया हुआ घातपात है या सबोटाज है? एक ओपिनियन यह है कि यस है, क्योंकि उसमें जो
माइक्रोचिप है कि जो शिप के कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो ये माल फंक्शन हो गया, शायद उसमें वायरस आ गया। खैर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन इतनी बात सीधी है कि जो माइक्रोचिप होता है किसी भी कंट्रोल सिस्टम के अंदर, वो एक ब्रेन का काम करता है। वो चाइनीज मैन्युफैक्चर का था, तो इसीलिए ये जो चाइना का कोई भी चीज है, चाइना हार्डवेयर है, चाइना सॉफ्टवेयर है, चाइनीज एप्स है, कृपया उससे दूर रहो। अपने सभी को बोलो कि चाइना को पूरा बॉयकॉट करो, क्योंकि ये हमारे देश को बहुत ही धोखा देंगे। सरकार अभी इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। माइक्रोचिप को हम हमारे देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उसे 2-3 साल का समय लग सकता है, तो तभी तक हमने केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन हमारे देश की सुरक्षा हमारे सभी के हाथ में है। तो बी इंडियन, बाय इंडियन, बॉयकॉट चाइनीज, ये अभी भी बिल्कुल लागू है। ओके, मैं आगे जाता हूँ। एक बहुत ही अच्छी बात हो गई, वो है हमारी जो कोस्ट गार्ड है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा का ऑपरेशन किया मिनिकॉय आइलैंड्स के पास। और उनकी जो ये जो वेसल है, जिसे बोलते हैं फास्ट पेट्रोल वेसल, इस वेसल ने श्रीलंका के 3 मच्छीमार बोट को पकड़ा, जहां से 3000 करोड़ के जो ड्रग्स है वो हमने पकड़े, जिसमें 5 AK-47 राइफल्स थे। ये देखिए, ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये हमारे सीमा से इतना दूर हमारी देश की रक्षा करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स, और तकरीबन कुछ इस इलाके में ये बोट पकड़ी गई। अगर ये ड्रग्स हमारे देश में पहुंचते तो कितने यूथ ड्रग्स के आहारी जाते, ये आपको बता सकता है। और ये देखिए, ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, और इसमें ये मिनिकॉय आइलैंड है। नकाशा पूरा नहीं है। इसके नीचे जो है वो है मालदीव नाम का देश, और आपको पता है कि इस तरफ श्रीलंका है। तो तकरीबन हमारे इस कुछ इलाके में ये बोट पकड़ी गई, कि जो हमारे शायद उनका प्लान होगा, कहा जा रही थी, ये अभी बोलना मुश्किल है, लेकिन शायद वो हमारी इस कोस्ट के ऊपर जाती तो हमारे देश का काफी सारा नुकसान होता, ड्रग टेररिज्म और आगे से बढ़ता। तो हमने हमारी जो कोस्ट गार्ड है, उनको बहुत ही पहले धन्यवाद देना चाहिए, इंटेलिजेंस एजेंसी को धन्यवाद देना चाहिए कि जो उन्होंने क्विक एक्शन करके ये काम किया हुआ है। मैं आगे जाता हूँ। पाकिस्तान नाम का जो देश है, इसे हमने हमेशा इग्नोर करना चाहिए। अभी एक इकोनॉमिक समिट हुई, जिसके अंदर आपने शायद देखा होगा न्यूज़पेपर में, जिसके अंदर जनरल नरवणे, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनका वहां पे इंटरव्यू हुआ, और उनको पूछा गया कि पाकिस्तान ने जो सीज फायर किया है, आपका क्या कहना है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि सीज फायर जो हो गया एक ठीक बात है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या पाकिस्तान दहशतवाद को रोकेगा कि नहीं। जब तक पाकिस्तान दहशतवाद के ट्रेनिंग कैंप को नहीं बंद करता है, जो दहशतवादी हल्ले कश्मीर के अंदर हो रहे हैं उसे नहीं बंद करता है, तब तक इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन अभी पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो बुरी तरह से फंसा हुआ है अपना क्या बोलते हैं, सिंध के अंदर बुरी तरह से फंसा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर। और उनकी ये जो अफगानिस्तान सीमा है, ये बहुत ही अशांत है। और मैं कल परसों ही पेपर पढ़ रहा था, उसमें आया था, ईरान के कुछ पेपर्स थे, उन्होंने बोला है कि ईरान ने एक बार फिर से पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया हुआ है, पाकिस्तान में जाके। तो ये पाकिस्तान के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। मैंने एरो माफ करिए उल्टा दिखाया, एक्चुअली ईरान ने पाकिस्तान में किया हुआ है, ना कि पाकिस्तान ने ईरान में किया हुआ है। पाकिस्तान की हाल बुरी है, लेकिन हमने ज्यादा उसको बॉदर नहीं करना चाहिए। हमारा ध्यान होना चाहिए अभी अफगानिस्तान की तरफ, जहां पे कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। जब तक सवाल है चाइना जो यहाँ तक आ गया था, फिंगर 4 तक इसके अंदर पेंगांगसो लेक में, अभी वो यहाँ से
वापस गया हुआ है, ये पूरा वापस गया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। और ये जो पैंगांग त्सो लेक का जो नॉर्थ बैंक है और जो साउथ बैंक है, यहाँ पे जो चाइना की जो इंक्रोचमेंट हो गई थी, वो बिल्कुल वहां से वो पीछे चले गए हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन अभी भी आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो एरिया है देप्सांग प्लेन्स का, वहां पर वो अभी वहीं पर है, तो वहां पे अभी उन्होंने वापस जाना ये बचा हुआ है। मैं आगे जाना चाहूंगा कि चाइना के बहुत सारे वीक पॉइंट्स है। चाइना 7.5 फीट ऊपर नहीं है। अभी जो उइगर है, उइगर मुस्लिम, देखिए एरिया वाइज कितना बड़ा है। चाइना की ये प्रोविंसेस है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, उइगर्स और इनर मंगोलिया। ये देखिए, यहाँ पे चाइना की माइनॉरिटीज रहती है, और ये सभी जो लोग हैं ये चाइना के खिलाफ है। तिब्बत चाइना के साथ नहीं रहना चाहता, शिनजियांग नहीं रहना चाहता, इनर मंगोलिया नहीं रहना चाहता, और चाइना इनकी कल्चर के ऊपर एग्रेशन कर रहा है। चाइना उनके क्या बोलते हैं, रिलीजन के ऊपर एग्रेशन कर रहा है। चाइना उनके इकोनॉमिक एग्रेशन कर रहा है। तो ये बहुत ही नाखुश है। तो इनका मुद्दा अभी हम आगे उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें काफी तकलीफ होती है। और जो जब तक सवाल है ये कोरोना नाम का जो टेररिज्म है या चाइनीज वायरस का जो दहशतवाद है, 2020 को पूरी दुनिया जानेगी कि जब चाइना ने दुनिया को एक सबसे बड़ा धोखा दिया, वो था चाइनीज वायरस। लेकिन 2021 जाना जाएगा इस चाइनीज वायरस को मारने के लिए। जो काम इंडिया कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि 60% जो वैक्सीन बनती है वो हमारे देश में बन रही है। हमारी सेरम इंस्टीट्यूट है और काफी सारे इंस्टीट्यूट है जो एक अच्छा काम कर रही है, और आगे आने वाले दिनों में ये काम और बढ़ रहा है। और क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन के देशों की मदद से हम वैक्सीनेशन का जो स्पीड है वो आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे ये लड़ाई जीतने में सभी दुनिया को मदद मिलेगी। मैं आ जाता हूँ पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी इनकी बांग्लादेश को विजिट। इसके विजिट का हमें फायदा क्या हुआ? फायदा आप पहले देखिए कि ये कुछ ब्रह्मपुत्रा नदी है जो डिब्रूगढ़ से निकलती है और यहाँ पे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो क्या नॉर्थ जो असम का जो पूरा भाग है, उनको अगर समुंदर चाहिए तो उनको समुंदर के लिए पहले कहाँ आना पड़ता था? उनको पहले कलकत्ता आना पड़ता था। यानी कि समुंदर के लिए जाना है आपको ट्रेड के लिए, तो आप इतना लंबा रास्ता पास करेंगे। लेकिन अगर आप वाया बांग्लादेश समुंदर के अंदर आ सकते हैं, तो देखिए अंतर कितना कम होगा। अगर आप त्रिपुरा को समुंदर के ट्रेड के लिए समुद्र में जाना है, तो अगर वो डायरेक्टली यहाँ जा सकते हैं तो कितना अच्छा होगा। मिजोरम ने अगर जाना है समुद्र के लिए तो यहाँ जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। तो एग्जैक्टली यही चीज थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे इस विजिट में बांग्लादेश के साथ इसके ऊपर बातचीत की हुई है। और दूसरा देखिए, ये जो गंगा नदी है ये यहाँ से और आगे जाती है, अगर आप देखेंगे, और ये आगे यूपी में जाती है। ठीक है, अगर इसका इनलैंड वाटरवेज का इस्तेमाल अगर हम कर सकते हैं तो हमारी देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए कितना फायदा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बाय सी ये सबसे सस्ता होता है। एग्जैक्टली यही चीज है जो इस विजिट के अंदर करने की कोशिश की हुई है, जिससे हमारे देश को काफी सारा फायदा होने वाला है। आप आगे जाएंगे, आप देखेंगे कि 1947 के पहले हमारा जो ईशान्य भारत है, ईशान्य भारत की जो रेल रूट्स थे ये पूरे वाया बांग्लादेश थे। आप देखिए रेल रूट्स है, रोड रूट्स है, आप देखिए नदियों के रूट्स, आप ये देखिए नदियों के रूट कितने अच्छे जा रहे हैं। ये है गंगा नदी का रूट, वो कितना अच्छा तरह से जा रहा है। लेकिन ये सब रूट्स बंद हो गए जब पाकिस्तान अलग हो गया। तो अब और अभी हमारा अगर हमने अभी जाना है त्रिपुरा के अंदर, तो देखिए आप कलकत्ता से इतना लंबा रास्ता पार करेंगे वाया सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ से ऐसे आएंगे, यहाँ से आप ऐसे जाएंगे। लेकिन अगर ये बीच में से अगर आप जा सकते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो कितना
ईशान्य भारत जो है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, पश्चिम बंगाल जो है, बिहार जो है, इनकी कितनी प्रगति हो सकती है, जो स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश है। और ये देखिए कि कलकत्ता से अगर आप पहले देखिए कि कलकत्ता से अगर आप डायरेक्टली आप जा सकते हैं, ये है कलकत्ता। यहाँ से अगर आपने शिलोंग जाना है तो पहला रास्ता, अभी का रास्ता क्या है, ये पूरा आप इस प्रकार से जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से जाएंगे तो कितना शॉर्टकट हो सकता है देखिए। अगर आपने ढाका से अगरतला जाना है तो कितना आसान है। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की है, उसको अगर चिटगांव पोर्ट का इस्तेमाल करना मिलता है, चिटगांव ये काफी बड़ा पोर्ट है, यहाँ से अगर हम सामान भेजते हैं अगरतला में या भेजते हैं मेघालय के अंदर, तो कितना फायदा होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। यही करने की कोशिश अभी की गई। अभी इस साल चाइना का जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो फर्क था, ये काफी कम हुआ है। 2019 में एक्सपोर्ट चाइना ने जो हमें किए वो 95 बिलियन डॉलर्स थे, और हमारे उनको जो एक्सपोर्ट थे तकरीबन 18 थे, यानी कि 80 तकरीबन 70 अरब डॉलर्स उन्होंने हमें ज्यादा चीजें बेची हुई है। लेकिन अभी ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये अभी काफी कम हो गया है, क्योंकि जो आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया जो है, वो उसमें हमें काफी यश मिल रहा है। समय के कारण मैं ज्यादा डिटेल में इसे कवर नहीं करूंगा। चाइना की जो साइबर अटैक हमारे देश के ऊपर हो रही है, उसे हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने हमारी पावर ग्रिड के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पाए। लेकिन चाइना की जो सॉफ्ट अंडरबेली है, चाइना की जो वीकनेस है, खास तो तिब्बत तिब्बत के जो ह्यूमन राइट्स है, इसके बारे में हमने बात करनी चाहिए। चाइना सोशल मीडिया से बहुत डरता है, तो क्या हम उनके सोशल मीडिया में पेनिट्रेट कर सकते हैं? चाइना का जो नेशनल डेट है, ये बहुत ही बढ़ गया है, तो क्या हम उसका फायदा उठा के हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को जल्दी से और तेजी बढ़ा सकते हैं कि नहीं? चाइना में विषमता है, बेरोजगारी है, तो इसका फायदा उठाते हुए हम चाइना के साथ जो कैचअप करना है, क्या वो कर सकते हैं कि नहीं? शिनजियांग जो है, उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसका फायदा हम उठा सकते हैं कि नहीं? इनर मंगोलिया, उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्या हम उसका फायदा उठा सकते हैं कि नहीं? ये है सेनकाकू आइलैंड, जो एक डिस्प्यूटेड आइलैंड। चाइना बोलता है ये हमारा है, और जापान बोलता है ये हमारा है। तो ये यहाँ यहाँ पर वो है। तो जैसे चाणक्य ने पहले बोला था कि शत्रु का शत्रु ये हमारा मित्र होता है, तो जापान के खिलाफ जब चाइना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इससे चाइना को अभी हम 2 फ्रंट वॉर या 3 फ्रंट वॉर में अटका रहे हैं, कि जो कि एक अच्छी बात है। चाइना जैसे हमारे खिलाफ गड़बड़ करने की कोशिश करता है, वो साउथ चाइना समुद्र के अंदर जापान के साथ लड़ाई करना चाहता है, ताइवान के साथ लड़ाई करना चाहता है, फिलीपींस के साथ लड़ाई करना चाहता है, जो वो कर नहीं पाएंगे। ये हम हमारी एक अच्छी बात, हमारे लिए एक अच्छी खबर है। चाइना का वन बेल्ट वन रोड के बारे में सबको पता है, लेकिन इससे क्या हुआ, चाइना ने सिर्फ वायरस ही पूरी दुनिया को दिया। ये उनका वन बेल्ट वन रोड है, लेकिन उसको भी हमने भी काउंटर किया है, और उसका हमें आर्थिक लाभ हो रहा है। हम एक गैस की जो पाइपलाइन है वो तैयार कर रहे हैं, जो सितवे से तैयार हो रही है, और सितवे से वो तैयार होके, सितवे कहाँ पर है, ये म्यांमार का एक पोर्ट है। यहाँ से ये गैस पाइपलाइन हमारे त्रिपुरा में जाएगी, उसके बाद वाया बांग्लादेश वो हमारे पास पहुंचेगी। तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, इसके लिए ये बहुत ही बड़ा अच्छा फायदा है। आशा करते हैं कि ये जल्दी जल्दी तैयार होगा, क्योंकि गैस एक अल्टरनेटिव सोर्स है एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इसकी प्रोग्रेस आगे हो रही है। ये दूसरा, मैंने ईशान्य भारत की बात की। अगर हम ईशान्य भारत को बाय समुद्र जाते हैं, सितवे जो म्यांमार का पोर्ट है, वहां से कलादान नाम की रिवर है, इस रिवर के अंदर नेविगेट करके अगर हम पहुंच सकते हैं मिजोरम के लिए, तो हम 600 और 200 800 किलोमीटर में यहाँ पे पहुंच सकते हैं।
और वो भी बड़े चीप तरीके से। लेकिन इसके पहले ये डिस्टेंस तकरीबन 3,500 किलोमीटर इतना इतना होता था, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आगे जाता हूँ कि ये जो हमारा लुक ईस्ट वाला जो रास्ता है, जिससे हम जा रहे हैं थाईलैंड और बैंकॉक की तरफ, ये भी एक इसकी स्पीड अच्छी है, लेकिन अभी म्यांमार में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड इसकी कम हो गई है। और ये आप रूट देखिए कि हम नेपाल को इस प्रकार के रूट से समुद्र में आने के लिए परमिशन दे रहे हैं। कलकत्ता से ये रूट हम बांग्लादेश के वाया भेज रहे हैं। भारत भूटान के रास्ते से हम वाया गुवाहाटी से यहाँ आना चाहते हैं। तो यानी कि हमने भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये जो हमारे आजू बाजू के देश है, उनका इस्तेमाल करते हुए हम हमारी नॉर्थ ईस्ट का, वेस्ट बंगाल का और बिहार का जो प्रोग्रेस है, इसे बढ़ाने में हमें काफी सारा फायदा होने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, ये अंडमान निकोबार आइलैंड तो आपको पता है, ये जो है इसे 10 डिग्री चैनल बोला जाता है। कुछ चाइनीज शिप्स इस इलाके में आने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वे वगैरह कर रही थी। ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल शिपिंग रूट जो है ये निकोबार आइलैंड से नीचे से जाता है। तो हमने अभी हम जो ये लिटिल अंडमान आइलैंड है, यहाँ पे हमारा एयरपोर्ट है और यहाँ पे कार निकोबार में हमारी एयरफोर्स है, ताकि हाँ ये जो बीच वाला जो एरिया है, इसके ऊपर हम अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये जो सारा भाग है ये हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यानी कि इस समुद्र के अंदर अगर किसी ने आना है, मैं इस समुद्र की बात कर रहा हूँ, तो उन्हें हमें हमारे से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इतनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसका रक्षा करने के लिए हमें और ज्यादा फोर्स लेवल की जरूरत है। क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन, इसकी जो काम चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारी जो मीडिया है इसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देती नहीं है। अभी क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन खत्म ही नहीं हुआ, और उसी समय जो यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर थे वो यहाँ आके पहुंच गए। यहाँ पे कोरिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो यहाँ आके पहुंच गए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया अभी हमारे से कोऑपरेशन कर रहा है। जापान की तरफ से तो कोऑपरेशन हमारा हमेशा अच्छा चल ही रहा है। काफी पॉजिटिव न्यूज एमिनेट हो रही है क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन की तौर से, लेकिन इसे हाईलाइट करने की जरूरत है जो मीडिया नहीं कर रहा है। अभी मैं अगले 3-4 मिनट में रुकने वाला हूँ। चाइना का जो चैलेंज है, इसे हम अच्छी तरह से उसका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ की जो लड़ाई है, अगर वो जीतनी है तो उसे हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, इसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें हार्ड पावर है और जिसमें सॉफ्ट पावर है। हार्ड पावर के अंदर मिलिट्री जो है उसकी फिक्र आप ज्यादा मत करिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमारी मिलिट्री से चाइना डरता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान भी डरता है, इसलिए वो लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, वो केवल दहशतवाद का इस्तेमाल करता रहेगा। लेकिन जो दूसरी हार्ड पावर है इकोनॉमी, इस इकोनॉमी का जो एक्सपांशन जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से करने के लिए हर एक भारतीय ने अपना काम करने की जरूरत है। हमें हर एक क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास बनना पड़ेगा। अभी वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि 2021 के अंदर हमारी इकोनॉमी ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगी। अच्छी बात है, लेकिन हमारा और चाइना के बीच में जो इकोनॉमिक डिफरेंस है ये काफी ज्यादा है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो एक यूथ पावर है, हमारे पास यंग लोग हैं, इनको हम एडिक्वेट जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं। अगर इकोनॉमी की ग्रोथ अगर ज्यादा अच्छी तरह से होती है तो जॉब क्रिएशन हो जाएगा। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। लीडरशिप, आज हर एक फील्ड के अंदर वर्ल्ड क्लास लीडर्स की जरूरत है। केवल पॉलिटिकल लीडरशिप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में हमें लीडरशिप चाहिए, एजुकेशनल फील्ड में हमें अच्छी लीडरशिप चाहिए, फार्मिंग कम्युनिटी में अच्छे लीडर्स हमें चाहिए। हमें हर एक फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनने की जरूरत है। और इसमें
हमारे जो आम भारतीय है उनका योगदान बहुत ही बड़ा है। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहां पे हार्ड वर्क करो, अच्छा काम करो और उस फील्ड को वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर चाइना से मुकाबला लड़ना है तो वर्ल्ड क्लास बनने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो चाइना का जो ये जो गुप्तहेर संस्था है ये काफी उल्टी सुल्टी काम करती रहती है। इसके बारे में मैंने पहली बात की हुई है, उससे केयरफुल रहो। पाकिस्तान की भी जो वर्ल्ड जो चीज है उसके बारे में तैयार रहो और अनकन्वेंशनल आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। हम बहुत सारी इनोवेटिव चीजें हमने हमारी देश में बनाने की जरूरत है। स्टार्टअप्स का बात आपने सुना होगा, काफी सारे स्टार्टअप्स को सक्सेस मिल रहा है। हम कुछ एप्स हमारे देश में बना रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज हमारे देश में बना रहे हैं। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि ये जो इकोनॉमिक समिट हुई थी इकोनॉमिक टाइम्स की, इसके अंदर कुछ इनोवेटिव चीजों के बारे में बात की हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी, उसके बारे में मैं केवल 30 सेकंड के अंदर आपको बोलना चाहूंगा। उनकी जो सोच विचार है वो तकरीबन 20 साल आगे का वो सोचते हैं। उन्होंने बोला है कि दिल्ली और मुंबई के बीच में जो हाईवेज जो बन रहे हैं उसके बारे में तो आपको पता है, लेकिन वहां पे एक इलेक्ट्रिक हाईवे बन रहा है जहां की ट्रांसपोर्टेशन पूरी इलेक्ट्रिक तरीके से होगी। यानी कि अपना फ्यूल बचेगा, स्पीड बढ़ेगी। आपको पता है कि जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन है वो इलेक्ट्रिक की तरह जाती है, इसलिए पोल्यूशन नहीं होता है। और इलेक्ट्रिक से अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वो एक चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है आज कंपेयर टू डीजल या पेट्रोल वगैरह। और हमारी देश के अंदर अगर ये इस प्रकार की इलेक्ट्रिक लाइंस बन जाती है जिससे ट्रक्स हो या ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी बड़ी बसेस हो वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो अगर अंदर आ जाते हैं तो ये एक बहुत ही रिवोल्यूशन होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है ये बहुत कम होगी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कॉस्टलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड होता है, उसके बाद थोड़ा कम कीमत हो जाती है बाय रेल, लेकिन रेल सब जगह पे हम लाइन ले नहीं कर सकते हैं, उसकी उसको ले करना काफी कॉस्टली होता है। सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट ये बाय समुद्र होता है या बाय वाटरवेज होता है, लेकिन समुद्र के ट्रांसपोर्टेशन हम कोस्टल एरियाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी की जगह के ऊपर नहीं। तो इसलिए अगर हम इलेक्ट्रिक पाथवेज तैयार करेंगे हमारे देश के अंदर, खास तो जहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे वगैरह, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट काफी कम होगी, जिससे हमारी इकोनॉमी और एफिशिएंट बनेगी, जिससे हमारे बजट की साइज बढ़ेगी, जिससे हमारी डिफेंस बजट बढ़ेगी, जिससे हमारा देश और ताकतवर बनेगा। तो अगर इस देश को महान बनाना है तो इस देश को महान बनाने में हम सब हमारा काम कर सकते हैं। देशभक्त नागरिक जो सोचता है कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, करने के लिए बहुत कुछ है, मैंने काफी बार इसके बारे में बात की हुई है। तो अगर हम हमारा ड्यूटी निभाते हैं, एक आत्मनिर्भर भारत को बनाने में मदद करते हैं, तो देश को बड़ा बनाने में हम जरूर कामयाब होंगे। मैं यहीं के खिलाफ लड़ाई जीतनी है तो आपको हर प्रकार की लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं यहीं पे रुकता हूँ। शायद स्टॉप शेयर के बाद मैं आपको पता नहीं आपसे बात कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर आपके कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि चैट बॉक्स के अंदर आपके सवाल मैं कुछ ले सकता हूँ। मुझे अभी तक यहाँ पे कोई सवाल नजर नहीं आ रहे हैं, अगर है तो जरूर बता दीजिए। चैट बॉक्स में एक है सर। मुझे एक सेकंड, जरा मेरी कुछ इसकी प्रॉब्लम हो गई है। मेरी बैटरी की प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं ये मेरा जो ये है वो क्यों नहीं काम कर रहा है। एक सेकंड।
सॉरी, मेरी बैटरी की प्रॉब्लम हो गई थी। चैट बॉक्स में मुझे चैट बॉक्स नजर नहीं आ रहा है। मैं अगर कैसे करूं मैं उसको? हाँ, ओके। ओके, 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 अभी नजर आ गया है मुझे। ओके, सॉरी, मेरी थोड़ी टेक्निकल नॉलेज जरा कम पड़ गई थी। ओके, कुछ सवाल है, एक दो पॉइंट्स है। ओके, उदय अग्निहोत्री जी पूछ रहे हैं कि जो म्यांमार में जो डेवलपमेंट है उसका हमारे देश के ऊपर क्या असर होगा। आपका सवाल बहुत ही ये है, क्योंकि आज मैंने ज्यादा फोकस नॉर्थ ईस्ट के ऊपर किया था, तो उसका असर जरूर होता है हमारे ऊपर। जो वहां पे ह्यूमन ट्रेजिडी जो हो रही है उसके बारे में तो वो तो पेपर में आ रहा है। उनकी जो मिलिट्री है बिना कोई कारण उनको मार रही है लोगों को। लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि ये माना जाता है कि शायद चाइना इनको थोड़ा सा ताकत दे रहा है। और उससे क्या होगा कि जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी में मैंने आपको कुछ रोड दिखाए थे, उस रोड के ऊपर अभी काम बंद हो गया है। कलादान प्रोजेक्ट के ऊपर हम उनके एरिया के बीच में से मिजोरम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसकी अभी स्लो डाउन हो गया है। इसके सिवाय वो थोड़ा सा चाइना के बाजू में और जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दुनिया और हमारा देश कोशिश ये कर रहा है कि उनको जो उनका ये जो इस प्रकार से वो अपने लोगों के खिलाफ ही जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, वो रोका जाए। और उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को आगे फंक्शन करने देना चाहिए। बात बिल्कुल साफ है कि अगर म्यांमार में गड़बड़ है तो हम नुकसान उसका हमारे मिजोरम को होता है, हमारे मणिपुर को होता है, थोड़ा बहुत मेघालय को भी होता है। तो इसलिए वहाँ पे शांतता हो तो अच्छी, तो हमारे देश के लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे हमारे देश की प्रगति अच्छी होगी। और खास तो जो लुक ईस्ट वाला जो रोड्स है, मैंने आपको नकाशे के ऊपर दिखाए थे, वो सब चाहते हैं म्यांमार के थ्रू। अगर रोड के ऊपर काम ही बंद पड़ जाए तो ऑब्वियसली लुक ईस्ट पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि काफी बार इसमें चाइना का भी हाथ होता है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि हम कलादान प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करें। चाइना नहीं चाहता कि हम नॉर्थ ईस्ट की प्रोग्रेस करें बाय गोइंग वाया सिथवे। तो ये उल्टे काम करते रहते हैं। हमें इसे टैकल तो करना पड़ेगा। ओके, एक परीक्षित समुद्री जी ने पूछा हुआ है कि हाउ मेनी डेज कैनाल इज ब्लॉक्ड एंड हाउ विल द इशू बी रिजॉल्व। सुएज कैनाल के दो असर है, एक तो असर पूरी दुनिया के ऊपर और दूसरा है हमारे ऊपर। जब तक सवाल है हमारे ऊपर, तो हमारा उसका मतलब यह है कि जो हमारा ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं यूरोपियन कंट्रीज को, इसके ऊपर असर होता है। और जो नॉर्थ अमेरिका को जो ट्रेड होता है, इसके लिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। साउथ अमेरिका के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम साउथ अफ्रीका के नीचे से चले जा सकते हैं। अफ्रीका के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एशिया के लिए नहीं है। यानी कि हमारे ऊपर जो असर होता है वो यूरोपियन देशों के साथ जो ट्रेड होता है उसके ऊपर, वो तो असर हो ही रहा है। उससे कीमत बढ़ी रही है, उस पर कोई डाउट नहीं है। अभी ये निकालेंगे कैसे? अभी इस शिप को वो रीफ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बात ये होती है कि ये एक बहुत ही ह्यूज शिप था, जिसे वेरी लार्ज कंटेनर शिप बोला जाता है। तकरीबन मेरे ख्याल से 3 लाख टन इसकी कैपेसिटी है। यानी कि जो सबसे दुनिया की जो सबसे हाई बिल्डिंग है, एम्पायर स्टेट, इससे भी ज्यादा ये बड़ा है। इसमें कंटेनर्स भरे होते हैं। ये शिप अनबैलेंस हो गया। अभी क्या होता है कि जब शिप पे ऊपर सिर्फ कंटेनर्स होते हैं तो उस पर कंप्यूटर सिस्टम ये बड़ी होती है, और कंप्यूटर सिस्टम में कुछ माल फंक्शन हो जाए और शिप का अगर बैलेंस टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो शिप टर्न हो जाता है। कि जो ये शिप में हुआ है, जो उसका कंट्रोल करने वाला जो चिप है, जिसके बारे में थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, वो काम नहीं कर वो मेरा काम नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस चिप को रिप्लेस करना पड़ेगा। इस शिप को एक बार फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। अभी एक साइड पे ये टिल्ट हो गया है। जब ये बैलेंस होगा तो ये सीधा होगा, सीधा होगा तो ये पास हो पाएगा। तो ये जो चिप की जो बदली हो रही है, शायद इसके ऊपर काम चालू हुआ है। अभी कितना समय लगेगा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये एक बहुत ही एक मैसेज है चाइना की तरफ से पूरी दुनिया को। मैंने एक आपको इंडिया का नकाशा दिखाया था,
और वहां पे दुनिया के मैंने चोक पॉइंट्स दिखाए थे जो समुंदर के अंदर है। ये समुंदर के अंदर के जो चोक पॉइंट्स है, वहां पे चोक करने के लिए इस प्रकार का सैबोटाज, इस प्रकार का दहशतवाद चाइना कर सकता है। ये मेरे ख्याल से सुएज कैनाल से सबसे बड़ा मैसेज है। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म तो इस शिप को रिफ्लोट करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म मेजर्स के अंदर, और उसे इस कैनाल से निकालना पड़ेगा, जो कि कोशिश जारी है। कंपनी के मालिक ताइवान के है, शिप की रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से जापान में थी, और जो क्रू है ये पूरा इंडियन है, यानी कि ताइवान है, जापान है और इंडिया है, यानी कि क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन वाले देश पूरे आ गए। तो शायद इसीलिए चाइना ने इसका जो कुछ ट्रोजन हॉर्स इसमें डाला होगा। तो शॉर्ट टर्म में तो ये रिप्लेस करना पड़ेगा उनका चिप, और इसको बैलेंस करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में चाइना की कोई भी चीज से दूर रहना पड़ेगा। तो मुझे भरोसा है कि अगले कुछ दिन में शायद ये हो जाए। मेरे ख्याल से अभी हम यहीं पे रुकते हैं। हमने ऑलमोस्ट आधा घंटा बात, हमारी पौन घंटा बात हो गई है। तो चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मैं रुकता हूँ। जय हिंद।